हेलो एवरीवन, आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11। यहाँ पे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम डिस्कस करेंगे। जो चैप्टर है लक्ष्मीकांत का, चैप्टर 10 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड चैप्टर 11 बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये दोनों चैप्टर्स के हम MCQ डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी लक्ष्मीकांत की MCQ सीरीज़ चल रही है इंडियन पॉलिटी की। प्रीवियस चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपको प्रीवियस सेशन देखना है, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, तो आप लोग जा करके कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आर्टिकल 368 डील्स विद। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ यहाँ पे कि थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू दे देते हैं। सिंपल मेजॉरिटी होती है, सिंपल मेजॉरिटी से काफ़ी सारे लॉस पास किए जाते हैं। जैसे आर्टिकल 11 जो हो गया, इसके लिए कोई स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 3 है। ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू इनमें चेंजेस किए जा सकते हैं। वहीं स्पेशल मेजॉरिटी होती है। स्पेशल मेजॉरिटी में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती है, इफेक्टिव मेजॉरिटी होती है। तो ये सारी मेजॉरिटीज़ आपने पढ़ी होंगी। यहाँ पे बस हम थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं। आर्टिकल 61 है, जिसे टफेस्ट मेजॉरिटी बोला जाता है, जो इम्पीचमेंट के लिए होता है प्रेसिडेंट के। और स्पेशल मेजॉरिटी फ्लेवर 1 जिसमें होता है 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये हो जाता है स्पेशल मेजॉरिटी फ्लेवर 1। वहीं स्पेशल मेजॉरिटी फ्लेवर 2 जो है, स्पेशल मेजॉरिटी फ्लेवर 2 की अगर हम बात करते हैं तो स्पेशल मेजॉरिटी फ्लेवर 2 ये होता है आर्टिकल 368। वहीं स्पेशल मेजॉरिटी फ्लेवर 3 में जो है आर्टिकल 368 स्पेशल मेजॉरिटी फ्लेवर 2। एंड अगर फ्लेवर 3 की हम बात करते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी फ्लेवर 3, इसमें क्या होता है आर्टिकल 368 प्लस 50% ऑफ द स्टेट रेटिफिकेशन। 4 टाइप्स के फ्लेवर्स होते हैं, फ्लेवर 1, फ्लेवर 2, फ्लेवर 3 एंड फ्लेवर 4 स्पेशल मेजॉरिटी। एंड इफेक्टिव मेजॉरिटी जो होती है, इफेक्टिव मेजॉरिटी भी इसे भी स्पेशल मेजॉरिटी कहा जाता है, इफेक्टिव मेजॉरिटी को। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 368 की, बेसिकली आर्टिकल 368 जो है वो स्पेशल मेजॉरिटी फ्लेवर 2 है। स्पेशल मेजॉरिटी फ्लेवर 2 जो है वो होता है आर्टिकल 368। यहाँ पे जो है आर्टिकल 368 क्वेश्चन है हमारा, आर्टिकल 368 डील्स विद द प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैंने आपको बता दिया कि आर्टिकल 368 जो है वो बेसिकली प्रोसीजर होता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। यहाँ क्वेश्चन है हमारा बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स अंडर दिस आर्टिकल। वही आर्टिकल 368 प्लस 50% ऑफ द स्टेट रेटिफिकेशन, ये होता है हमारा फ्लेवर 3 मेजॉरिटी। फ्लेवर 3 मेजॉरिटी, तो इसमें पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा अमेंडमेंट है जिसमें स्टेट रेटिफिकेशन की भी हमें ज़रूरत पड़ी थी। यहाँ पे जो है फर्स्ट अमेंडमेंट की अगर हम बात करें, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, तो इसमें ऐसा कोई भी चेंजेस नहीं किए गए थे, ऐसी कोई अमेंडमेंट नहीं की गई थी जिसमें स्टेट्स की रेटिफिकेशन ज़रूरी हो। वहीं 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे और इसमें स्टेट रेटिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, देन नेक्स्ट है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। इसमें भी स्टेट रेटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं थी। स्टेट रेटिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे अमेंडमेंट नहीं की गई थी। काफ़ी सारे चेंजेस किए गए थे, बट स्टेट्स वाली जो रेटिफिकेशन चाहिए होती है 50% स्टेट्स की, तो यहाँ पे ऐसा कोई फेडरल स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया गया था। यहीं अगर हम बात करते हैं ऑप्शन डी की, हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016। ये 101st अमेंडमेंट एक्ट ये बेसिकली किसके लिए था? ये हमारा था GST से रिलेटेड। जो ये था हमारा एक्ट 2016 में 101st अमेंडमेंट एक्ट, ये हमारा था GST से रिलेटेड था ये अमेंडमेंट। यहाँ पे बेसिकली इस अमेंडमेंट के लिए हमें स्टेट की रेटिफिकेशन ज़रूरी थी। स्टेट की रेटिफिकेशन यहाँ पे मैंडेटरी थी। 50% जो था स्टेट का रेटिफिकेशन वो ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी था यहाँ पे? बिकॉज यहाँ पे जो था ये यहाँ पे जो ये था टैक्सेशन से रिलेटेड जो था सिस्टम, इसको ऑल्टर करने की बात की गई थी, मतलब उसको ऑल्टर किया गया है पूरा टैक्सेशन सिस्टम को। यहाँ पे स्टेट की रेटिफिकेशन ज़रूरी थी। GST पावर्स जो है यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ GST पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। ये आर्टिकल 279 में आता है, आर्टिकल 279 कैपिटल ए, आर्टिकल 279 कैपिटल ए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ GST पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, ये है आर्टिकल 279A। इसमें चेंजेस किए गए थे, इसलिए स्टेट की रेटिफिकेशन ज़रूरी थी, क्योंकि टैक्सेशन जो है वो स्टेट का भी मामला होता है एंड सेंटर का भी। इसको अमेंड अगर करना है तो ये एक तरीके का फेडरल स्ट्रक्चर होता है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात की गई थी। यहाँ पे जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016। और ये जो आर्टिकल 279A, यही जो हमने अभी डिस्कस किया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ GST पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, GST काउंसिल है बेसिकली ये। GST काउंसिल का जो आर्टिकल है वो है 279
कैपिटल ए, 279 कैपिटल ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। सो कौन से इनमें से ऐसे प्रोविजंस हैं जो सिंपल मेजॉरिटी से अमेंडमेंट हो जाती है, चेंजेस हो जाते हैं। सो सिंपल मेजॉरिटी की अगर हम बात करते हैं तो अगर कोई भी एडमिट करना हो, एस्टैब्लिश करना हो, कोई एडमिट करना हो या एस्टैब्लिश करना हो, कोई भी न्यू स्टेट क्रिएट करना हो, सो उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। कोई फॉर्म करना हो, न्यू स्टेट ऑल्टर करनी हो, एरिया, बाउंड्री या फिर नेम किसी भी स्टेट का, सो उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है। वहीं अगर एबॉलिशन या क्रिएशन हो लेजिस्लेटिव काउंसिल का, एबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, सो उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। सेकंड शेड्यूल में अगर चेंजेस करने हैं, सेकंड शेड्यूल में अगर चेंजेस करने हैं, सेकंड शेड्यूल किसके लिए, एमोल्यूमेंट्स, सैलरीज, अलाउंसेस, सो इसमें अगर चेंजेस करना है शेड्यूल सेकंड में, तो शेड्यूल सेकंड जो है वो सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू जो है उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। वहीं अगर पार्लियामेंट के कोरम की बात करते हैं, कोरम ऑफ पार्लियामेंट, सो कोरम में चेंजेस करने हैं तो उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। सैलरीज एंड अलाउंसेस, अगर पार्लियामेंट के मेंबर्स की MPC सैलरी एंड अलाउंसेस चेंजेस करने हैं, उसमें चेंज करना है तो उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी से होंगी वो चीज़ें। वहीं अगर हम बात करें रूल्स ऑफ प्रोसीजर की, रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स ऑफ पार्लियामेंट अगर चेंज करना है तो वो सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू चेंजेस होगा। तो काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं, जैसे कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज का पार्लियामेंट में यूज़ करना है, नहीं करना, तो उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी के लिए होगा। देन अगर प्यूनी जजेस जो हैं उनका नंबर इंक्रीज़ करना है, यानी कि जो जैसे अभी प्रेजेंट में 33 जजेस हैं, 33 + 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं। इन 33 जजेस में हमने मान लीजिए 40 जजेस करना है तो उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। तो सिंपल मेजॉरिटी से ये चीज़ें चेंज की जाती हैं। सो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखें तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स ये होगा, अभी हमने डिस्कस किया। सो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। चेंज इन द नेम्स ऑफ स्टेट, ये भी बिल्कुल ठीक है। बाउंड्रीज, ऑल्टरेशन इन बाउंड्रीज, नेम अगर चेंज करना है उसमें। देन इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट, सो यहाँ पे जो ये थर्ड स्टेटमेंट हमारी नहीं होगी, बिकॉज इलेक्शन का जो है ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, चाहे लोकसभा का चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली का। अगर इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन चेंज करना है तो इसमें स्टेट की रेटिफिकेशन ज़रूरी है, 50% ऑफ द स्टेट रेटिफिकेशन ज़रूरी है। यानी कि ये जो है चेंज होगा, ये होगा स्पेशल मेजॉरिटी फ्लेवर 3 के थ्रू, स्पेशल मेजॉरिटी फ्लेवर 3 से ये चेंज होगा। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 2, बिकॉज यहाँ सिंपल मेजॉरिटी से पूछ रहे थे। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 ओनली। और सिंपल मेजॉरिटी की अगर हम बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस में अगर चेंजेस करने हों, सो ये सारी चीज़ें जो होती हैं सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू चेंज की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है यहाँ पे, एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 रिक्वायर्स द प्रेसिडेंट्स एसेंट। सो 368 के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं, यानी कि जो भी एक्ट बनता है, जो भी चेंजेस होते हैं, नए बिल पास हुए या कुछ भी हुआ, तो उसके लिए कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट का एसेंट जो है वो ज़रूरी है। सो यहाँ पे जो हमारे स्टेटमेंट 1 की अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सो स्टेटमेंट 1 जो है हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि कोई भी बिल जो है एक्ट तभी बनेगा, कोई भी बिल एक्ट तभी बनेगा जब उस पर प्रेसिडेंट के एसेंट होंगे, यानी कि साइन होंगे, तभी वो बिल एक्ट बनेगा। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, द प्रेसिडेंट कैन विदहोल्ड एसेंट टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है इसके लिए प्रेसिडेंट विदहोल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। उन्हें मैंडेटरी है कि साइन करना, मैंडेटरी है साइन करना, एसेंट देना मैंडेटरी है, ठीक है। सो इस चीज़ को आपको जहन में रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो भी होगा उसको ये मैंडेटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए मैंडेटरी है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो साइन करें। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट 2 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ओनली 1। यहाँ हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए ओनली 1। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज अपहेल्ड पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स। सो कौन सा केस है जिसमें फंडामेंटल राइट्स को चेंज करने की जो है वो बेसिकली बोला था कि पार्लियामेंट चेंज कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि पहले ऐसे केसेस हुए थे जिसमें कहा गया था कि पार्लियामेंट को कोई राइट नहीं है फंडामेंटल राइट्स को चेंज करने का, ऑल्टर करने का, ठीक है। तो ये बोला गया था जजमेंट में, प्रीवियस जजमेंट में, बट ये कौन सा केस था जिसमें बोला गया था कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकती हैं। सो ये पावर है पार्लियामेंट के पास, ऐसा बोला गया था शंकरी प्रसाद केस में। तो शंकरी प्रसाद केस, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे, और ये केस जो था ये फर्स्ट केस था 1951।
तो यहाँ पे जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा, जहाँ बोला गया था फर्स्ट अमेंडमेंट थी ये, जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुई थी उसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि फंडामेंटल राइट्स को चेंज किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सके। पर ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, आगे केसेस हुए थे जिसमें फॉर एग्जांपल गोलकनाथ केस हुआ था 1967 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी कि पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो अमेंड कर सके फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है। सो ये गोलकनाथ केस में बोला गया था। आपको केसेस और जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस था, इंपॉर्टेंट केसेस थे, उनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। सो यहाँ पे शंकरी प्रसाद केस यूनियन ऑफ इंडिया, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 केस जो था, इसमें बोला गया था कि फंडामेंटल, और बाद में भी जो केसेस हुए थे उनमें भी बोला गया था। सो ये शंकरी प्रसाद यहाँ पे ऑप्शन में था, तो हमारा ये राइट आंसर है। बिकॉज फर्स्ट अमेंडमेंट जब हुई थी उसमें बेसिकली फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस करके एससीज को एंड एसटी कम्युनिटी को राइट्स दिए गए थे, राइट्स प्रोवाइड किए गए थे, ठीक है। सो उनके लिए बेसिकली उस लॉ को चैलेंज किया गया था कि फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस किए गए, तो फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस किए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये जजमेंट दी थी कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकती है। तो ये था फर्स्ट केस शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब फर्स्ट अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था। सो यहाँ पे स्टेटमेंट ए जो हो जाएगा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। Which amendment made it explicitly clear that Parliament has the power to amend any part of the Constitution including Part 3? सो यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सी अमेंडमेंट थी ऐसी जिसमें ये एक्सप्लिसिटली क्लियर किया था पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट इंक्लूडिंग पार्ट 3। सो ये जो बोला गया था ये बेसिकली इंक्लूड किया गया था हमारा 24th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971, बिकॉज इसमें आर्टिकल 13 में एडिशन की गई थी, आर्टिकल 13 में एंड आर्टिकल 368 में। आर्टिकल 368 को चेंज किया गया था एंड आर्टिकल 13 में क्लॉज 4 ऐड किया गया था। सो यहाँ पे 24th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 था ये, जिसमें एक्सप्लिसिटली ये क्लियर किया गया था पार्लियामेंट की तरफ से कि पार्लियामेंट को पावर है कि वो अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को इंक्लूडिंग पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिकॉज मैंने आपको अभी बताया था ऊपर कि गोलकनाथ केस में ये बोल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी थी गोलकनाथ केस में कि पार्लियामेंट को पावर नहीं है फंडामेंटल राइट को चेंज करने की, ठीक है। सो 1971 में फिर ये केस हुआ था 1967 में, और 1971 में इंक्लूड किया गया 13 क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 368 को भी पूरा चेंज किया गया था। सो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग फीचर्स रिक्वायर बोथ स्पेशल मेजॉरिटी एंड रेटिफिकेशन बाय हाफ द स्टेट्स फॉर अमेंडमेंट एक्सेप्ट। सो यहाँ पे जो है बोल रहे हैं कि कौन सा फीचर जो है वो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है और प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स फॉर अमेंडमेंट एक्सेप्ट। मतलब बेसिकली मतलब क्या है इस क्वेश्चन का कि कौन सा इनमें से कौन सी ऐसा प्रोविज़न है जिसको चेंज करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है एंड रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट चाहिए होता है। सो 50% ऑफ द स्टेट्स की रेटिफिकेशन भी चाहिए होती है एंड स्पेशल मेजॉरिटी भी चाहिए होती है। बट एक्सेप्ट कह दिया मतलब कि इसके अलावा, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, सो इसमें हमें 50% ऑफ द स्टेट्स चाहिए होती है उनकी रेटिफिकेशन। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए 50% रेटिफिकेशन ज़रूरी है स्टेट्स का। वहीं यूनियन एंड स्टेट्स की पावर को अगर इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है तो उसके लिए 50% जो है रेटिफिकेशन ज़रूरी है स्टेट्स का। सो यहाँ पे कहना एक्सेप्ट मतलब इसको छोड़ कर यानी कि इन प्रोविजंस को छोड़ करके जो 50% रेटिफिकेशन चाहिए होता है स्टेट्स का, उन प्रोविजंस को छोड़ के ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा प्रोविजन है जो इस प्रोसेस से जिसके लिए ये प्रोसेस ज़रूरी नहीं होता। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट पावर। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट पावर जो है ये भी स्पेशल मेजॉरिटी से ही चेंज होती है। सुप्रीम कोर्ट की पावर जो है, सुप्रीम कोर्ट की पावर की अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल 138 में मेंशन किया गया है। स्पेसिफिकली आर्टिकल 138 में कॉन्स्टिट्यूशन की अलाउ किया गया पार्लियामेंट को कि सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंड कर सकती है पार्लियामेंट। सो इसके लिए रेटिफिकेशन ज़रूरी नहीं है, 50% स्टेट्स की रेटिफिकेशन इस प्रोविजन के लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इसके लिए जो है स्पेशल मेजॉरिटी फ्लेवर 2 रिक्वायर्ड होती है, यानी कि 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्लस 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि आर्टिकल 368।
सो आर्टिकल 368 रिक्वायर होता है इसके लिए। सो यहाँ पे ऑप्शन मतलब आर्टिकल 368 में प्रोसीजर मेंशन किया गया है, और जो ये मेंशन किया गया है कि पार्लियामेंट के पास पावर है चेंज करने की, ये अंडर आर्टिकल 138 में मेंशन है। तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझना है आप लोगों ने। सो बहुत अच्छे से पहले चैप्टर्स कर लीजिए, उसके बाद आकर के कहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करिए। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट्स इंसर्टेड द वर्ड्स सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी इनटू द प्रीएम्बल। सो यहाँ पे ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, बहुत बार डिस्कस किया, बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which case did the Supreme Court first apply the concept of prospective overruling? So कौन सा ऐसा केस था जिसमें पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने प्रोस्पेक्टिव रूलिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई किया था? सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो कौन सा केस था, वो था गोलकनाथ केस। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस ये कौन से ईयर में था? 1967, गोलकनाथ केस ऑफ 1967। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which article was amended by the 24th Amendment Act to empower Parliament to amend any provision of the Constitution? So कौन सा आर्टिकल जो है वो अमेंड किया गया था? तो अभी हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 13 में क्लॉज 4 ऐड किया गया था एंड आर्टिकल 368 को अमेंड किया गया था। सो यहाँ पे जो है आर्टिकल 368 एंड आर्टिकल 13 दोनों ही ऑप्शन में है। सो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोनों हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं, वो यहाँ पे बोथ 1 और 2 भी होता, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बोथ 1 और 2। सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज 24th अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये अमेंडमेंट जो हुई थी ये हुई थी 1971 में, एंड इसमें 13 में क्लॉज 4 ऐड किया गया था एंड आर्टिकल 368 को भी अमेंड किया गया था। सो यहाँ पे दोनों ही जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द 44th अमेंडमेंट एक्ट रिस्टोर्ड विच फंडामेंटल सेफगार्ड रिमूव्ड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। सो इसमें बोल रहे हैं कि कौन सा ऐसा प्रोविज़न था जो रिमूव करके दिया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1976 में, उसको रिमूव किया था, बट जब दूसरी गवर्नमेंट आई और 44th अमेंडमेंट एक्ट किया गया, तो जब 44th अमेंडमेंट हुआ 1978 में, तो उस प्रोविजन्स को वापस वैसे ही प्लेस कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। सो वो कौन सा प्रोविज़न था, अगर हम बात करें तो वो कौन सा प्रोविज़न था, वो था राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी विथ ड्यू प्रोसेस। सो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी विद ड्यू प्रोसेस। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 44th अमेंडमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस किए गए थे इंटरनल, जैसे कि आर्टिकल 352 में चेंजेस किए गए थे, और 42nd अमेंडमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें की गई थी जो कि बिल्कुल भी सही नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो उसको वापस से ठीक किया गया था। सो ये अमेंडमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हुआ था 1978 में, एंड यहाँ पे राइट टू लाइफ को जो है बेसिकली प्रोटेक्ट किया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट में। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस लेड डाउन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। सो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की अगर हम बात करें तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये कौन सा केस था, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, 1973 का केस है, केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, विच आर हेल्ड टू बी पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर बाय द सुप्रीम कोर्ट। सो इनमें से बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर किन किन चीज़ों को बोला है, किन किन प्रोविजंस को बोला है, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सो यहाँ पे रूल ऑफ लॉ जो है ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जुडिशियल रिव्यू भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, एंड सेपरेशन ऑफ पावर जो है ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द जजमेंट इन मिनर्वा मिल केस 1980 एम्फसिस्ड। सो मिनर्वा मिल केस 1980 जो था ये बेसिकली इस केस में कुछ पार्ट्स जो थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट के उसको स्ट्रक डाउन किया था सुप्रीम कोर्ट ने, एंड पार्लियामेंट की पावर जो है वो लिमिटेड की थी। बेसिकली इसमें फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs जो हैं इन दोनों में बैलेंस की बात की गई थी।
डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स में बैलेंस की बात की गई थी। सो यहाँ पे बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बिकॉज 42nd अमेंडमेंट एक्ट में मैंने आपको बताया पहले भी कि बहुत सारी ऐसी अमेंडमेंट किए गए थे जो कि सही नहीं थे। उसमें काफ़ी सारे डीपीएसपीज़ को बोला गया था कि फंडामेंटल राइट्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी डीपीएसपी को, यानी कि इसमें बोला गया था कि डीपीएसपी अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हो रहा है तो वो वायलेशन नहीं मानी जाएगी। तो इसी चीज़ को स्ट्रक डाउन किया था सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल केस 1980 में, और इसमें बोला था कि बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन रिस्ट्रिक्ट्स पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है ये रिस्ट्रिक्ट करता है पार्लियामेंट की पावर को, कि जो पार्लियामेंट की पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, इस पावर को लिमिट करता है। ठीक है, इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं और स्टेटमेंट ए की, तो स्टेटमेंट ए जो है हमारी ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। बिकॉज इसमें क्या बोला गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर को कोई भी वायलेट नहीं कर सकता, मतलब रूल ऑफ लॉ या सेपरेशन ऑफ पावर है। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता कि लिमिटेशन नहीं लगाई जाती सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर या पार्लियामेंट के ऊपर लॉज बनाने में, तो वो स्टेट्स की पावर से स्नैच कर सकती थी। सो ऐसा हो सकता था। सो इस वजह से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है एक तरीके का रिस्ट्रिक्शन लगाता है पार्लियामेंट की पावर्स पे। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड है द डॉक्ट्रिन इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 368। सो यहाँ पे ऑप्शन स्टेटमेंट 2 ये बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाती है, क्योंकि अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि व्हाट इज़ बेसिक स्ट्रक्चर। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया, कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो हो जाएगी इनकरेक्ट हो जाएगी। स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा। यहाँ करेक्ट पूछ रहे हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, only 1 is the right answer. The next question is which of the following is not a part of the basic structure of the constitution as per judicial interpretation. So इनमें से कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है? सो सेक्युलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। यहाँ कह रहे हैं कि नॉट अ पार्ट। सो जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। सो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिकॉज हमसे पूछे नॉट अ पार्ट। सो ऑफिशियल लैंग्वेज बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज वॉज इट रूल्ड दैट laws placed in 9th schedule after 1973 are subject to basic structure review। पहले क्या होता था कि 9th शेड्यूल जो बेसिकली था, 9th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था 1951 में। ओरिजिनली 8 शेड्यूल थे, 9th शेड्यूल जो है 1951 में ऐड किया गया था। और बेसिकली इसको में क्या बोला गया था कि जो भी लॉ 9th शेड्यूल के अंदर प्लेस कर दिए जाएंगे उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। मतलब उससे रिलेटेड अगर वो वायलेट कर रहे होंगे कोई भी राइट्स, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स आपके वायलेट कर रहे हो, तो उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते अगर वो लॉ 9th शेड्यूल के अंडर है। तो ये चीज़ जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को हटा दिया गया था, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का जो पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है, जो डॉक्ट्रिन है, ये इवॉल्व हुआ है 1973 में केशव नंदा भारती केस में। ठीक है, सो ये जो केस था 23 अप्रैल 1973 में ये जजमेंट दी गई थी, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया गया था 23 अप्रैल 1973। सो आईआर कोयलू केस जो था 2007 का, इसमें बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला कि कोई भी लॉ जो 9th शेड्यूल के अंदर इस डेट से पहले प्लेस किया गया उसके लिए तो जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। बट जब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जब इवॉल्व हुआ, इंटरप्रेट किया इसको सुप्रीम कोर्ट ने, सो ये 23 अप्रैल 1973 को ये कॉन्सेप्ट दिया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। सो इसके बाद जो भी लॉज 9th शेड्यूल के अंदर प्लेस किए गए हैं उसका जुडिशियल रिव्यू होगा, ये बोला आईआर कोयलू केस 2007 में। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एंड देयर सिग्निफिकेंस। सो यहाँ पे अगर हम देखें शंकरी प्रसाद, सो फर्स्ट है शंकरी प्रसाद एंड ऑप्शन है हमारा फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड। देन सेकंड है गोलकनाथ केस फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड। सो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता दी कि गोलकनाथ केस में बोला गया था कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता। सो बी का जो हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा।
वहीं सी है केशव नंदा भारती केस। सो केशव नंदा भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया गया था 1973 में, ये भी बिल्कुल ठीक है, तो सी का हमारा हो जाएगा 3। एंड मिनर्वा मिल केस, मिनर्वा मिल केस में बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएस भी बोला गया था, सो डी का 4 हो जाएगा। एंड जो हमारा 1 है शंकरी प्रसाद, ये हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही था, तो ए का हमारा 1 हो जाएगा। फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड, सो A1 B2 ये बिल्कुल सीक्वेंस में ही था। सो सारे पेयर जो हैं ये बिल्कुल करेक्ट हैं, A1 B2 C3 एंड D4। सो ऑप्शन जो है हमारा A1 B2 C3 एंड D4 ये है हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वॉज इवॉल्व बाय द सुप्रीम कोर्ट टू। सो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है इसको इवॉल्व किया गया था किस लिए? सो ये बेसिकली रिस्ट्रिक्ट करता है आर्बिट्रेरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को। सो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट आर्बिट्रेरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। सो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी, पावर्स ऑफ गवर्नर, सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, लैंग्वेज पॉलिसी। सो यहाँ पे जो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, इनमें से हम किसको कंसिडर कर सकते हैं? बेसिक स्ट्रक्चर। सो बेसिक स्ट्रक्चर अगर हम बात करते हैं तो सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये कोर एलिमेंट है बेसिक स्ट्रक्चर का, जिसमें सेक्युलरिज्म भी आता है, डेमोक्रेसी आता है, रूल ऑफ लॉ आता है। सो ये सारी चीज़ें हमारी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सोवरेनिटी ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमेंडमेंट अटेम्प्टेड टू गिव प्राइमेसी टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ओवर फंडामेंटल राइट्स। सो ये हमारा कौन सा अमेंडमेंट था? ये अभी अभी हमने डिस्कस किया है, इसमें 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ये अभी डिस्कस किया था मैंने आपके साथ कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट में बोला गया था कि डीपीएसपीस को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो वायलेशन नहीं मानी जाएगी। सो ये प्राइमेसी दिया गया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ओवर फंडामेंटल राइट्स। सो यहाँ पे 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म बेसिक स्ट्रक्चर वॉज फर्स्ट इन द मेजॉरिटी जजमेंट ऑफ विच जज इन केशव नंदा भारती केस। सो यहाँ पे बेसिकली जज का नाम पूछ रहे हैं कि कौन से जज थे। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं जैसे मिनर्वा मिल केस हो गया, शंकरी प्रसाद केस हो गया, तो इन ये अब यहाँ पे जो हम डिस्कस करें केशव नंदा भारती केस हो गया, तो इसमें जो जजेस थे और रेशो क्या था जजेस का कि किसने डिसेंट किया था और किसने फेवर में जजमेंट दी थी, तो ये जो है थोड़ी बहुत चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, स्पेशली स्टेट पीसीएस के लिए, क्योंकि स्टेट पीसीएस में बहुत ज़्यादा फैक्ट्स पूछे जाते हैं। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा केशव नंदा भारती केस में कौन से जजेस थे, तो यहाँ पे थे हमारे जस्टिस सीकरी। सो यहाँ पे ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा, जस्टिस सीकरी। Which part of the constitution is most frequently invoked when applying the basic structure doctrine? So basic structure doctrine को अप्लाई करते वक्त सबसे ज़्यादा कौन सा पार्ट जो है वो फ्रीक्वेंटली इन्वोक्ड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में? विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन्वोक्ड? सो द पार्ट इज पार्ट 3। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन्वोक्ड व्हेन अप्लाइंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पार्ट 3 क्या है हमारा? पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 1 क्या है? स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4 डीपीएसपी। पार्ट 9 हमने अभी डिस्कस किया, सॉरी यहाँ पे पार्ट की बात हो रही है, सो शेड्यूल की बात नहीं हो रही। पार्ट 9 जो है हमारा ये पंचायती राज के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स। सो यहाँ हमने फीचर्स बताने हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा? यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द अबव हैव बीन हेल्ड एज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। वही क्वेश्चन है कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या चीज़ें यहाँ पे आती हैं, बेसिक स्ट्रक्चर का कौन सा पार्ट है। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बिल्कुल करेक्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इंडिपेंडेंसी ऑफ द जुडिशरी, सो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी ये भी जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सिंगल सिटीजनशिप, सो सिंगल सिटीजनशिप ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। 1 and 2 ओनली इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट IR कोयलू जजमेंट 2007। सो यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया था इस केस से रिलेटेड। सो यहाँ पे हमसे ऑप्शंस अगर हम देखें, सो पार्लियामेंट कैन ओवरराइड बेसिक स्ट्रक्चर, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं बोला गया था। 9th शेड्यूल लॉज आर इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, इसमें इम्यून को हटाया गया था, ठीक है। देन ऑल लॉज पोस्ट 1973 9th शेड्यूल मस्ट पास द बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट है हमारा, ये अभी हमने डिस्कस किया है। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे
विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन रिपीटेडली रीअफर्म्ड एज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सेक्युलरिज्म बिल्कुल करेक्ट है, रिपब्लिक बिल्कुल करेक्ट है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन सी जो था यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।